सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामाजिक अध्ययन विषय में जितने भी क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकुबाद। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आप लोग जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं वो आप लोग जरूर अच्छे से याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अभी जब आप इतने सारे सन का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए? तो उसने अपने बेटे मुहम्मद खान को लड़ने के लिए भेजा था, यानी कि उसने उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अपने बेटे को भेजा था, मुहम्मद खान को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? तो सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सल्तनत में तूतीय हिंद या भारत का तोता की उपाधि किसे मिली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में तूतीय हिंद या भारत का तोता किसे कहते हैं? तो अमीर खुसरो को कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिवाजी के समय सर सूबादार किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के समय सर सूबादार किसी क्षेत्र विशेष के सेनापति या प्रतिनिधि को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है? आपको पता है कि अनुच्छेद 21A जो है ये 86वां संविधान संशोधन है और इसी में ये बात कही गई है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा ये मौलिक अधिकार बन गया है, आपको पता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, बार बार एग्जाम में पूछा है। और अगर धारा पूछता तो धारा 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समवर्ती सूची किसे कहते हैं? मैंने दोस्तों आपको बताया है कि संविधान में सूचियां कितनी है? सूचियां 3 है। एक है राज्य सूची, दूसरी है केंद्र सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो राज्य सरकार जिस पर कानून बना सकती है वह है राज्य सूची, केंद्र सरकार जिस पर कानून बना सकती है वह केंद्र सूची, और जिस पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं वह होती है समवर्ती सूची। तो यहाँ पर आप देखिए, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही के विषय में कानून बनाए गए हैं वह होती है समवर्ती सूची। तो इसीलिए समवर्ती सूची पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर सूची को आप अनुसूची मत समझिएगा। तो आपको पता है अनुसूचियां कितनी है? अनुसूचियां मूल संविधान में 8 है। अनुसूची अलग है और सूची अलग है। तो सूचियां 3 है, कौन कौन सी? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और अनुसूचियां कितनी है? मूल संविधान में 8 और वर्तमान में 12 हो चुकी हैं, आपको पता है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछता है, इसीलिए मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, FIR का पूरा नाम क्या है? तो FIR का पूरा नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेल कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सेल 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर व भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं? तो टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? तो मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग और पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 13 है, आग्नेय सेल के उदाहरण लिखिए। तो आग्नेय सेलों के उदाहरणों में ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पैंजिया किसे कहते हैं? तो भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होते हैं उसे पैंचिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम तथा द्वितीय बौद्ध सभाएं किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी 483 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था? सप्तपर्णी गुफा। और शासक कौन था उस समय का? अजात शत्रु। और यहाँ पर आप देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व में, यानी कि 100 वर्ष का डिफरेंस है, 100 ईयर का। और इसका जो स्थान था वो था वैशाली विदर्भ, और
इसके समय में शासक कौन था? कालाशोक। तो पहली बौद्ध संगीति में अजातशत्रु था और दूसरी में कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो किसने यहाँ पर पूछा है? तो कनिष्क ने जारी किए थे। और वो किस प्रकार के सिक्के थे? हिंद यूनान या इंडो यूनानी थे। ठीक है। और दोस्तों कनिष्क क्या था? कनिष्क कुषाण वंश का था, याद रखिएगा। कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे और वो किस प्रकार के सिक्के थे? हिंद यूनान या इंडो यूनानी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वराहमिहिर कौन था? वराहमिहिर गुप्तकालीन महान गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य था। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांवों को क्या कहते थे? तो दोस्तों चोलों के शासनकाल में जनपद को नाडु तथा गांवों को कुर्रम कहते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध कब और कहां हुआ था? आपको पता है, इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है पानीपत का युद्ध। सन 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं बाबर का मुकाबला हुआ। युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की, आपको पता है। बाबर के बाद फिर हुमायूं के बाद अकबर। इस तरीके से इनका जो मुगल वंश है इसने हमारे देश पर बहुत सालों तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों को जकात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में जकात का क्या अर्थ है? तो अपनी वार्षिक कमाई का 2.5% दान करना ही जकात है। यानी कि जो 2.5% होता है, जितना आप कमाते हो उसका 2.5% आप क्या करो? दान भी करो। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे अधः स्तर में 3 परतें कौन कौन सी हैं? तो आपको पता है सियाल, सीमा, निफे 3 परतें हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने इन तीनों को पढ़ाया भी है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 है, आग्नेय शैल की विशेषताएं बताइए। इन चट्टानों की निम्न विशेषताएं होती हैं। ये चट्टानें जीव जंतु एवं वनस्पति रहित हैं। ये रवेदार चट्टानें होती हैं। ये कठोर एवं अपारगम्य चट्टानें होती हैं। इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और मृत या शांत ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 25 है, बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? पवन द्वारा रेत तथा बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालुका स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। बालुका स्तूपों का निर्माण शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों के अलावा सागर तटीय भागों में झीलों के रेतीले प्रदेशों से होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मिस्ट्रल तथा ब्लिजर्ड किस प्रकार की हवाएं हैं? तो मिस्ट्रल यह ठंडी हवाएं हैं, ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं जो रोन नदी की घाटी से होकर चलती हैं। और ब्लिजर्ड या हिम झंझावत यह बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। रूस के टुंड्रा प्रदेश एवं साइबेरिया में ब्लिजर्ड का स्थानीय नाम क्रमशः पुर्गा व बुरान है। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान सभा कब बनाई गई? इसमें कुल कितने लोग हैं? आपको अच्छे से पता है कि हमारे देश का संविधान है यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। यानी कि इतना समय लगा था हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए। तो इसमें कौन कौन से लोग इस कमेटी में थे, कितने लोग सदस्य थे और कितने लोगों ने इसमें कौन कौन लोग ऐसे थे जो अलग अलग, जैसे कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, इसके अलावा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये सभी एग्जाम में आपके पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान से पढ़िएगा। तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 यानी कि 389 थी। इसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आते थे। हर संप्रभु राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है, आपको पता है हर देश का। भारत का भी अपना एक पृथक संविधान है जिसे संविधान निर्मात्री सभा ने तैयार किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए उपचुनाव हुए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रथम अधिवेशन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आप देख सकते हैं
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उसके भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद रखिएगा। संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष और संविधान निर्मात्री प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? दोनों का ही आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि हमारे देश के संविधान में किसी भी एक धर्म को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, यानी कि संविधान की नजर में सभी धर्म क्या है? बराबर हैं। तो पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहा जाता है जिसमें राज्य की निगाह में सभी धर्म क्या है? समान है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कालिदास के 2 प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखिए। तो रघुवंश महाकाव्य, अभिज्ञान शाकुंतलम, आप सभी को पता है, बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है इनके। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुप्त कालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के नाम बताइए। तो मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र आदि। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों का नाम उल्लेख करिए। तो राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न भारतीय इतिहासकारों में बहुत ही विवादग्रस्त है। महाभारत में राजपूत शब्द का उल्लेख कुलीन क्षत्रिय वंश के लिए किया जाता है। बाण के हर्षचरित में राजपूत शब्द का प्रयोग सैनिकों हेतु किया गया है। अब तक राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कोई सर्वमान्य मत स्थापित नहीं किया जा सका है। इस संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। दोस्तों, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ ये, अगर अतिलघुत्री में पूछा आपने सिर्फ हेडिंग डाल दिया वही बहुत है। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा है अग्निकुंड का सिद्धांत। अब आप थोड़ा यहाँ पर समझ लीजिए ये क्या है, ताकि एग्जाम में अगर आपको ये लघुत्तरीय क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखने को आए तो आपको दिक्कत ना हो। इतिहासकार कर्नल टॉड ने अग्निकुंड वाली अनुश्रुति के आधार पर राजपूतों को विदेशी बतलाया है। उनका मत है कि राजपूत सिथियन या शकों के वंशज थे जो 6ठी शताब्दी के लगभग भारत में प्रविष्ट हुए थे। इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर हिंदू जाति व्यवस्था के अंतर्गत ले लिया गया था, क्योंकि वे शासन का काम करते थे और यही काम क्षत्रियों के भी थे। एतएव इन्हें क्षत्रियों की श्रेणी में रखा गया और वे राजपूत कहलाए। अग्निकुंड का सिद्धांत बहुत ही सिंपल है। कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य एवं चौहान राजपूत अग्निवंशी हैं। आबू पर्वत पर वशिष्ठ जी का एक यज्ञ अग्निकुंड था जिसमें परमार, प्रतिहार, चालुक्य एवं चौहान आदि राजपूतों की उत्पत्ति हुई। राजपूतों के ये 4 वंश अग्निवादी कहलाते हैं। इन जातियों से संबंधित कुछ अन्य प्रमाणों से इनका संबंध क्षत्रिय कुल से भी स्पष्ट होता है। राजपूतों की उत्पत्ति का यह सिद्धांत एक ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं जान पड़ता है। तो याद रखिएगा कि जो पृथ्वीराज रासो है यह चंद्रबरदाई की कृति, यानी कि चंद्रबरदाई ने इसे लिखा था और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा था कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वह अग्निकुंड से हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, भोज किस वंश का राजा था? तो भोज परमार वंश का राजा था। क्वेश्चन नंबर 33 है, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जयदेव की रचना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, भक्तिकालीन 2 संतों के नाम लिखिए। तो भक्तिकालीन संतों के नाम रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक, कबीर आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जलवायु किसी बड़े इलाके का सामान्य मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। अन्य शब्दों में किसी इलाके में किसी एक प्रकार का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे इस इलाके की जलवायु कहा जाता है। मौसम जहां कुछ दिनों या घंटों में बदल सकता है, वहीं जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों साल का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों, अगर इस तरीके का सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है कि भारतीय संविधान यानी कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं या वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मूल संविधान ही लिख देना है। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा है मूल संविधान, तो ये यही रहेगा, 395 अनुच्छेद ही रहेगा। और अगर वर्तमान पूछता है
तो आपको यहाँ पर 395 नहीं लिखने हैं, लेकिन मोस्टली आपके एग्जाम में मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है यही पूछा है, तो इसीलिए यहाँ पर 395 लिखा हुआ है, तो आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली 2 स्वतंत्रताओं का उल्लेख करिए। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। प्रत्येक नागरिक अपनी सामर्थ्य एवं योग्यता के अनुसार अपना व्यवसाय कर सके या अपना विकास कर सके, इसके लिए स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान में शामिल किया गया है। इस मूल अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को निम्न स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। आप देखिए कौन कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है। 19 के अंतर्गत इस अधिकार से संबंधित निम्न 6 स्वतंत्रताएं यहाँ पर दी हुई हैं। पहला है, संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भाषण के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने एवं उन्हें पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा है, नागरिकों को शांतिपूर्वक सभा आदि करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है, जिसका जो मन करे वो व्यवसाय करे जिसमें वो दक्ष हो। चौथा है, नागरिकों को मानव हितों हेतु समुदायों एवं संघ निर्माण की स्वतंत्रता है। पांचवा है, नागरिकों को देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने का पूर्ण अधिकार है या पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भूस्खलन से आप क्या समझते हैं? भूस्खलन को ही हम क्या कहते हैं कि मिट्टी का अपनी जगह से या पर्वत से जो चीजें नीचे गिरती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? जैसे कि ये पूरा पर्वत है और अगर बारिश आती है तो क्या होता है, जो पर्वत से लगे हुए पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है, ये सब नीचे आकर के गिरने लगते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि पूरे का पूरा पर्वत के बहुत बड़े भाग कहाँ पर आ जाते हैं, अगर मान लीजिए बगल से सड़क गई है तो पूरा मलबा सड़क पर आ जाता है, तो इसे हम भूस्खलन कहते हैं। भू जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंड स्लाइडिंग कहते हैं। कभी कभी हो जाता है तो रास्ता जाम हो जाता है इसकी वजह से। तो भूपृष्ठ पर शैलों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में खिसकना शुरू कर देते हैं। तीव्र एवं खड़े ढालों पर अपक्षयित पदार्थों के आकस्मिक रूप से खिसकने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? भूस्खलन या लैंड स्लाइडिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपको पता है कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों का ही सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, सर्वोच्च सेनापति। क्वेश्चन नंबर 41 है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब कौन सा ग्रहण लगता है? बहुत ही इजी है, ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई हमारी। जब पृथ्वी आ जाएगी तो पृथ्वी क्या करेगी? जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ रही है और चंद्रमा पर उसको पड़ने ही नहीं दे रही है, तो चंद्रमा पर क्या पड़ेगी? पृथ्वी की छाया बनेगी, क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे पड़ रही हैं। तो जब पृथ्वी की छाया पड़ेगी चंद्रमा पर तो चंद्रमा चमकेगा नहीं। आपको पता है कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो जब चंद्रमा दिखाई ही नहीं देगा तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए, चंद्रमा स्वयं प्रकाशहीन है, आपको पता है, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ने से चमकने लगता है। जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य में आ जाती है तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है और चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह केवल पूर्णमासी के दिन ही होता है। इसके बाद देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से गुजरता है तो इसके कुछ भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है और चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई देने लगता है, तो इसे खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, ये मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1962 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, चंदेलों के 2 प्रमुख नगरों के नाम बताइए। तो बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़, ये सभी क्या हैं? प्रसिद्ध नगर हैं चंदेलों के। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, पूछा है राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम। क्या पूछा है? कवियों के नाम, और यहाँ पर रचनाओं का नाम दिया है। तो कवि कौन कौन से हैं? जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। श्रीहर्ष ने नैष चरित की रचना की थी। कल्हड़ ने राज तरंगिणी की रचना की थी। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। तो ये सभी क्या है? कवि हैं। कब के? राजपूत काल के, याद रखिएगा आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 46 है, भोज प्रबंध किसकी रचना है? तो वल्लाल की रचना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिशेन है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। आपको पता है मौर्य वंश से ही आप लोगों का इतिहास विषय स्टार्ट है, तो आपको अच्छे से पता होगा। ऑलरेडी मैंने जिसमें पूरे एक ही वीडियो में आपका पूरा एसएसटी खत्म किया। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा सही से देखा है तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन काल में किन दो मस्जिदों का निर्माण करवाया? तो कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 50 है, सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता था? तो कौन होता था? सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 51 है, हिम नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है? यू आकार में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का भाप बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, मूल अधिकार किस पर बल देते हैं? तो मूल अधिकार को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन दो आधारों से करते हैं? तो श्रम और पूंजी से। क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्पादन क्या है? उत्पादन अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्गत करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आप देखिए ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको पढ़ाया है, फिर ये क्वेश्चन, इसका मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। मेगास्थनीज आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और यहाँ पर आप देखिए इसने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था इंडिका, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के। और तृतीय अशोक के, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन किन राजाओं ने करवाया था? या किन राजाओं ने करवाया था? तो चंदेल राजाओं ने करवाया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो काशी, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 61 है, महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। किस मंदिर पर? आपको पता है सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 62 है, सल्तनत कालीन राज्य की आय के दो साधन लिखिए। तो कृषि से आय और व्यापारियों पर टैक्स से आय। क्वेश्चन नंबर 63 है, परतदार सेल के दो उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों परतदार सेलों के उदाहरण में आप देखिए यहाँ पर डोलोमाइट, लिग्नाइट, चूना पत्थर, कोयला आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी। क्वेश्चन नंबर 65 है, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं लिखिए। तो भूकंप आपको पता है, इसके अलावा ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 66 है, सूर्य ताप किसे कहते हैं? तो सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है उसे हम सूर्य ताप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया मानी जाती है जिसमें सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये ऑलरेडी मैं इसका आंसर आपको बता चुकी हूँ कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्मात्री सभा के भी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय नागरिकों के किन्हीं दो मूल अधिकारों के नाम लिखिए। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो कौन थे? MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 71 है, अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं क्या हैं? गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता आदि। तो दोस्तों इस तरीके से आपके एसएसटी में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सभी क्वेश्चंस को करवा दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को कॉलेज ग्रुप में भी शेयर करना मत भूलिएगा। आपके फ्रेंड्स, आपके जितने भी
मित्र हैं, सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और सभी लोगों की तैयारी बेहतर होगी एग्जाम के लिए। तो प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने कॉलेज के ग्रुप में। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स ऐसे ही करते रहा करिए। ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हो रही है। हर एक विषय के पीडीएफ को हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, किसी चीज को हम बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं है। तो हम दोस्तों हर एक विषय के पीडीएफ को बिल्कुल फ्री दे रहे हैं आप लोगों को। तो फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। इसके अलावा आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा। आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपको सभी विषयों की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है ये वीडियो देख करके जाना मत भूलेगा। कॉपी कैसे लिखें बहुत ही अच्छे से मैंने खुद कॉपी लिख करके आपको बताया है। अगर वो वीडियो आप देख करके जाते हो तो आपको एग्जाम में उससे बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों प्लीज आप उस वीडियो को देख के जाइएगा, ताकि आपकी तैयारी तो बेहतर रहेगी, साथ ही साथ आपकी कॉपी भी बहुत ही अच्छे से लिखी रहे। कॉपी अच्छे से लिखी रहेगी तो मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के सभी विषयों के 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है हमने। पवन सीरीज, राजन सीरीज कंप्लीट करा दिया है। हर एक विषय का नोट्स अच्छे से पढ़ाया है। हर एक विषय का एक मास्टर वीडियो बनाया है, जिसमें हमने उस विषय का पूरा सिलेबस आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने उस वीडियो को बनाया। हर एक विषय का वीडियो आपको मिलेगा। उसकी पूरी प्लेलिस्ट ही मैंने अलग से बना दी है, जिसमें आपको सभी विषयों का एक अकेला वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको उस वीडियो की सारी जानकारी मिल जाएगी। और उस एक वीडियो को पढ़ करके आप अपनी तैयारी को बहुत बहुत अच्छा कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। और लगातार ऐसे ही आप चैनल से बने रहिए दोस्तों। आपकी तैयारी को बहुत बहुत अच्छा बनाना हमारा काम है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।